और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी पॉइंट को। दोस्तों आज लेके आए हम क्लास 12वीं का केमिस्ट्री का जो सेट 1 लेके आए हैं। इस तरह से आपका जो है सेट कराया जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। चलो दोस्तों बिना टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है कि बेरबेदार ठोस का उदाहरण है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका बेरबेदार ठोस का उदाहरण है, तो याद रखिएगा बेरबेदार ठोस का जो उदाहरण होता है, उदाहरण यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो रबर जो है वो बेरबेदार ठोस होता है। याद रखिएगा ये अच्छे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ये बहुत बेबिया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ऑप्शन है NaCl, ZnS, कांच और SiC। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। याद रखिएगा कांच क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन छोड़ दिया जाता है, फिर समझिएगा, रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, तो ऑप्शन आपका है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन बी फ्रैंकल दोष, ऑप्शन सी एब्सेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब ऐसा रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन खाली स्थान को पकड़ लेता है तब वहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग बोलते हैं एफ केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा केंद्र बोलते हैं, तो एफ केंद्र कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका HCP में इकाई सेल में कि परमाणु की संख्या होती है, यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग आप पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है, HCP में HCP के इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी संख्या होती है, तो टोटल 12 होती है। कितना होती है, 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 उसमें होती है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा HCP में, एकदम देखिए HCP का जो परमाणु संख्या है तो उसमें 12 होती है। और अगला क्वेश्चन आ गया उसी से कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका जो पैकिंग प्रभाज होता है वो 0.74 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.74 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है 0.74 होता है। ये 0.74 कैसे आता है, देखिए आप पढ़े होंगे इसका जो क्लोज पैकिंग होता है 0.74% होता है। ठीक है दोस्तों, आप 74 जब परसेंट को हटाइएगा तो क्या आएगा, 74/100 आ जाएगा। इसको जब पॉइंट में डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 0.74। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है 74 को हम लोग लिखते हैं, 74% को लिखते हैं 0.74, याद रखेगा इसको। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कौन ताप को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन ताप को प्रभावित नहीं करता है, आपका ऑप्शन है नॉर्मलता, मोललता, मोलरता और फॉर्मलता। तो याद रखिएगा इसमें ताप को जो प्रभावित नहीं करता है वो क्वेश्चन ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोललता जो होता है ताप पर प्रभावित नहीं होता है, यानी कि ताप के द्वारा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किस पे, तो मोललता पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CaNO2NO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा, जब भी पूछेगा तो यही क्वेश्चन वांट ऑफ गुणांक से पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक के मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 होगा। कितना होगा, तो 3 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.01 m यानी कि मॉलिक्यूल जो है आपका ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या होगा। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, यानी कि ग्लूकोज के तुलना में मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो 3 गुना होता है। कितना होता है, लगभग 3 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम लगभग लिखना भूल गए, तो याद रखिएगा लगभग कितना गुना होगा, तो 3 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी जो 12th में अच्छा खासा मार्क्स आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। तो याद रखिएगा अनुसंख्य गुणधर्म का जब भी चर्चा करेगा तो वहाँ पे एगो लिख देता है परासरण, दूसरा लिख देगा परासरणीय दाब। देखिएगा याद रखिएगा परासरण भी नहीं होता है। क्या होता है, परासरण दाब अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे श्यानता है, पृष्ठीय तनाव है, अपवर्तनांक है और परासरण दाब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्म में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परासरण दाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं, तो वो याद रखिएगा वो निकल पाते हैं आपका जो है विलायक के अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन निकल पाते हैं,
तो विलायक है। अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में कौन बाहर आ पाते हैं? तो विलायक के अणु आ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है 11 नंबर में कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीधे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? वायुमंडलीय कम होगा। वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब क्या होगा वहाँ पे? कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद नहीं रखिए, ये मत समझिएगा वहाँ पे ताप कम होगा। देख ना 4 ऑप्शन है, वहाँ ताप कम है, दाब ज़्यादा है, हवा ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं। कहाँ वहाँ पे क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसलिए देखिए वहाँ पे जो है चावल जल्दी पक जाता है समय से पहले ही, तो इसी सब जो है वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा 12 नंबर में, कौन बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है? फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है? कौन बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म? बच्चा इस क्वेश्चन बहुत फंसता है, याद रखिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में परासरण दे दिया, ऑप्शन बी में पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी में अपवर्तन, ऑप्शन डी में है परासरण दाब। तो बच्चा क्या करता है कि परासरण में मार के निकल लेता है, लेकिन याद रखेगा परासरण कभी नहीं होगा। क्या होगा? तो परासरण दाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है, याद रखिएगा ये चीज़ आप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड जो होता है, एनोड में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ना, क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में वो ऋणायन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ऋणायन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऋणायन इलेक्ट्रोड जो होता है ऋणायन इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए जो है गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणायन इलेक्ट्रोड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फैराडे लगभग कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है, यानी कि 1F कितने के बराबर होता है? तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, क्या होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअल में याद रखिएगा 96,500 कूलम अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है, क्योंकि 96,494 के आसपास में होता है। 494 के आसपास कूलम के आसपास होता है एक फैराडे के बराबर में, इसीलिए इसको अप्रॉक्सीमेट जो है 96,500 कूलम लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं कर पाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास Fe3+, उसके बाद है आपका Cu2+, फिर है Zn+, और उसके Zn2+, और फिर है Ag+। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है केवल और केवल यानी कि लोहा जो होता है आयरन Fe फेरिक, उसको जो है वो अथी नहीं कर पाएगा, क्या बोलते हैं? प्रत्याश अपकृत नहीं कर पाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उसको अपकृत नहीं कर पाएगा, कौन? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा छोटा करें कि ना ये 16/9 के रेशियो में नहीं आ पाता, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और कुछ नहीं है, क्वेश्चन है किस कोटि, क्वेश्चन नंबर 16 में किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? क्वेश्चन नंबर 16, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मान समान होते हैं? बहुत बेबिया क्वेश्चन है, याद रखेगा। ये जो इसका आंसर होगा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? वेग और वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होगा? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो मान होता है वो होता है दोस्तों, याद रखिएगा 0.693/K, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0.693/K होता है। ऐसे भी नहीं याद रखेगा, याद रखेगा 3 3 9 और 9 3 दूना 6, 3 के गुणांक में दोनों है, यानी कि पहले 9 फिर 6, तो 0.693/K जो होता है T½ का मान होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 भी उसी के साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 में, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर किस पे करता है? किसी भी पदार्थ का क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेगा वो जो दर निर्भर करता है वो सक्रिय द्रव्यमान पे करता है। किस पे करता है? सक्रिय द्रव्यमान पे करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है किस पर? तो सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, किसी भी अभिक्रिया उत्प्रेरक क्या करता है? तो ऑप्शन है अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऑप्शन सी है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा अभी उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है, या वो क्या करता है रासायनिक रूप से खुद क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। तो जो भी रासायनिक वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, N2 + H2, देखिए N2 + 3H2, क्वेश्चन नंबर 20 है,
थोड़ा सा छोटा कर लेते, फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। देखिए अभिक्रिया N2 + 3H2 और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है +2NH3 + Q कैलोरी ऊर्जा ताप, Q कैलोरी ऊर्जा जो मुक्त होता है। तो अगर उस अभिक्रिया का ताप हम बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा जब हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं उस टाइम अगर इसका हम ताप बढ़ा देते हैं उस रिएक्शन में, तो क्या होगा, इसका उत्पाद घट जाता है। क्या होता है, इसका उत्पाद घट जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, उत्पाद घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिए हैं इसीलिए कि मतलब जब कट करते हैं तो वहाँ पे नहीं आ पाता, कट जाता है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, H2 + Cl2 तिरछी, क्वेश्चन नंबर 21 में H2 + Cl2 तिरछीन HCl 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि है। तो याद रखेगा क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं है तो पावर कुछ नहीं है तो जीरो, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि किस कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो 21 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, तो याद रखिएगा रासायनिक अधिशोषण में आपका जो कितने परतें हैं, ऑप्शन में ए है, 2 है, 0 है और अनेक है। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होता है दोस्तों, यानी कि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परतें होते हैं। अगला है कि दूध किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा दूध जो होता है, दूध पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो याद रखिएगा उसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है वो 20 से 40, उसमें जो 20 ऊष्मा उत्सर्जित होता है वो होता है 20 से 40 kg पर मोल, केजे पर मोल होता है, यानी कि 20 से 40 केजे पर मोल होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव दिखाता है। टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो टिंडल प्रभाव दिखाएगा कौन दिखाएगा, आप लोग पढ़े भी है। टिंडल प्रभाव दिखाता है सॉल में। किस में दिखाता है टिंडल प्रभाव, सॉल में दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक अधिशोषण क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है 26 में, क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्या बहुलीकरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा टिंडल प्रभाव जो है वो टिंडल कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है दोस्तों। रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। कितना नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अधिशोषण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बीच बीच में आ जाता है ये सब। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 27 में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, यानी कि टिंडल प्रभाव किस में नहीं पाया जाएगा। याद रखिएगा तो टिंडल प्रभाव जो है चीनी के घोल में नहीं पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे चार्ट हो, चीनी के घोल में, सोने के कोलाइड में, सस्पेंशन में और इमल्सन में। तो आपको जो चीनी का घोल है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिर टिंडल प्रभाव से रिलेटेड है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पे बिलियन बल आ गए, कौन सा बिलियन जो है इसको करेगा कौन नहीं करेगा। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित आपको वास्तविक बिलियन भी नहीं करता है, घोल भी नहीं करता है, कोलाइड द्वारा सिर्फ करता है। याद रखिए कौन करता है, कोलाइड करता है। तो टिंडल प्रभाव कौन किया, तो कोलाइड किया, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा अमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया गैस का जो है चारकोल के द्वारा सबसे अधिक अवशोषण होता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है P2O5, बहुत भी क्वेश्चन है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि P2O5 एक अच्छा है, क्या है, अधिशोषक है, अवशोषक है, अवकारक है, रंग विनाशक है, क्या है। तो याद रखिएगा P2O5 एक अच्छा अधिशोषक है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, P2O5 क्या है, एक अच्छा अधिशोषक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम कुछ पढ़े हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह का हम सेट आपको देते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आप लोग ऐसे करिएगा तो मेरा भी और मन करेगा कि चलिए और वीडियो बनाते, ताकि आप लोगों का और इससे फ़ायदा हो। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।